नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 2.2 को हल किया था। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 हल करेंगे। इसमें बताया गया है कि पहला प्रश्न संख्या 1 है। निम्नलिखित में से किसे शून्य निरूपित नहीं होगा। अर्थात ये जो विकल्प दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें जो है शून्य किसे निरूपित नहीं होगा उनको बताना है। जैसे पहले हम बताया 1 + 0, 1 + 0 बराबर 1 होता है, तो ये 0 से निरूपित नहीं है। प्रश्न बी में जो बताया है वो है 0 × 0 बराबर 0 होता है, ठीक है ना। और 0/2 यानी 0। डी में दिया है 10 - 10/2 यानी 10 में से 10 घटाएंगे बराबर 0, 0/2 यानी 0। अर्थात इन चारों विकल्पों में से शून्य किसे निरूपित नहीं होगा, वो होगा हमारा विकल्प जो है ए सही होगा। इनसे जो है शून्य निरूपित नहीं होगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 को जो है हल करेंगे। इसमें बताया गया है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी प्रश्न में ये बताया गया है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो शून्य है। गुणनफल का मतलब गुणा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा शून्य है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। यदि हम जैसे उदाहरण में बताया है दोनों ही शून्य होने चाहिए, अपने उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि करना है। इनमें से एक शून्य होना चाहिए, दोनों ही शून्य होना जरूरी नहीं है, एक शून्य होना चाहिए। तो इसमें प्रश्न में हल है जो है वो है हाँ। उदाहरण के लिए 5 × 0 यानी ये दोनों ही पूर्ण संख्या हैं, लेकिन इनमें से एक पूर्ण संख्या शून्य होनी चाहिए, ये इस प्रश्न में बताया गया है। तो 5 × 0 बराबर 0। यदि मैं यहाँ 7 × 0 लिखूँ तो भी बराबर जो गुणनफल है वो शून्य ही आएगा। यानी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से एक शून्य होना चाहिए। यानी इन दोनों पूर्ण संख्याओं में से एक संख्या शून्य होनी चाहिए और उनका गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में बताया गया है कि यदि दो जो है पूर्ण संख्याएं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, तो हम इनमें से प्रश्न संख्या दूसरा था वही जो है वापस रिपीट हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? तो इनमें से दोनों में से एक शून्य होना चाहिए, क्योंकि 5 × 0 बराबर 0 होता है और जो कि दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात दोनों में से एक पूर्ण संख्या के लिए गुणनफल उनका जो है शून्य होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोनों ही, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो दोनों ही जो है इनमें से एक या दोनों को 1 के बराबर होनी चाहिए। तो दोनों ही जो है पूर्ण संख्या 1 होनी चाहिए, यानी 1 × 1, तभी जो उनका गुणनफल जो है
पूर्ण संख्या 1 के रूप में प्राप्त होगा। तो दोनों ही संख्याएं, दोनों ही पूर्ण संख्याएं जो है 1 होनी चाहिए। तो 1 × 1 बराबर 1 होता है। प्रश्न संख्या 4, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अब वितरण विधि से ज्ञात करना है और हमें जो है प्रश्न में बताया गया है कि पहला जो प्रश्न है चौथे का, उसमें बताया गया है कि ए में बताया है 728 × 101। अब हमें वितरण विधि से गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 101 के टुकड़े करेंगे तो हो जाएंगे 100 + 1, इनको कोष्टक में लिख देंगे, इंटू 728, बराबर का चिन्ह लगा करके 728 इंटू, अब 728 को 100 से गुणा करेंगे तो 728 × 100 प्लस 728 को 1 से गुणा करेंगे तो 728 ही आएंगे। अब 728 को जो है 100 से गुणा किया तो हमारा जो गुणनफल आया वो बराबर आया 72,800 प्लस 728। अब इन दोनों के बीच में संख्याओं के बीच में योग का चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, वो हो जाएंगे 73,528। इस प्रकार से जो हम इनका वितरण विधि से जो है गुणनफल ज्ञात करते हैं। प्रश्न संख्या बी, प्रश्न संख्या बी में बताया गया है कि संख्या है 5437 × 1001। अब इनको भी हम 1001 के पहले टुकड़े करेंगे वितरण विधि के लिए तो 1000 + 1, फिर जो है 5437 को हम 1000 से गुणा करेंगे प्लस 5437 को 1 से गुणा करेंगे। अब 5437 को हम 1000 से गुणा करेंगे तो उनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 54,37,000 प्लस 5437 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 5437। अब हम इन दोनों संख्याओं को, गुणनफलों की संख्याओं को जो है जोड़ देते हैं तो हो गया 54,42,437। प्रश्न संख्या सी में बताया 824 × 25। अब इसमें हम 824 के टुकड़े करेंगे तो 800 + 24 हो जाएंगे और दोनों संख्याओं को कोष्टक में लिख के आगे गुणे का चिन्ह लगा करके 25 लिख देंगे। अब 800 × 25 वितरण विधि है तो पहले 800 को 25 से गुणा करेंगे प्लस 24 को 25 से गुणा करेंगे तो 800 × 25 उनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 20,000 प्लस 24 × 25 का जो गुणनफल आएगा वो आएगा 600। अब हम दोनों संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है तो हम इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20,600। प्रश्न संख्या डी में बताया गया है कि संख्या है 4,275 × 125। अब बराबर का चिन्ह लगाया तो 4,225 × 125 के जो है हमने टुकड़े किए तो हो गए 100 + 25। इनको हम छोटे कोष्टक में लिख देंगे वितरण विधि के लिए गुणा करने के लिए तो 4,275 इंटू पहले 100 से गुणा करेंगे फिर प्लस फिर 4,275 को 25 से गुणा करेंगे। अब 4,275 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 4,27,500 प्लस 4,275 को 25 से गुणा करेंगे तो आएंगे 1,06,875। अब दोनों संख्याओं के बीच में यह जोड़ का चिन्ह है, हम इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पर दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 5,34,375। इस प्रकार से जो है हम वितरण विधि से जो है प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न ई में बताया 504 × 35। अब सबसे पहले 500 + 4, 504 के टुकड़े किए तो 500 + 4 हो गए, कोष्टक में लिख दिया, इंटू 35। अब 35 को पहले जो है 500 से गुणा करेंगे और प्लस फिर 35 को 4 से गुणा करेंगे, 4 × 35 तो 500 × 35 बराबर हो जाएंगे 17,500 प्लस 4 × 35 हो जाएंगे 140। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनफलों को जो है बीच में प्लस का चिन्ह है तो हम इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पे आएंगे 17,640। इस प्रकार से जो है हम इन प्रश्नों को वितरण विधि से गुणनफल ज्ञात करते हैं ताकि आसानी से जो है बिना
गुणन क्रिया किए फटाक से जो है तुरंत जो है इनका गुणनफल प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जो है वितरण विधि से गुणा किया हुआ और सामान्य गुणा किया हुआ इन दोनों के गुणनफल में कोई भी अंतर नहीं आता है, दोनों ही एक समान है। इस प्रकार से जो है हम प्रश्नों को सरल करते हैं। धन्यवाद।